आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्या टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। हमने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रल ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फिजिक्स में इसका बहुत धुआंधार उपयोग है और ये बहुत जबरदस्त एक टूल है फिजिक्स का। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक उदाहरण लिया है समझाने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोग इस उदाहरण से ही समझ जाएंगे और जिन लोगों को नहीं समझ में आता है वो लोग एस.सी. वर्मा सर की जो है किताब पेज नंबर 19, 20, 21 पर अगर पढ़ेंगे तो इस और ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ग्राफ किसका प्लॉट किया? y इज इक्वल टू एक्स का। तो ये 45 डिग्री बनाते हुए ये जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स मतलब जो भी x की वैल्यू है वो y की वैल्यू है। ठीक है ना, यहाँ पर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू भी a है। यहाँ पर x की वैल्यू b है तो यहाँ पर भी y की वैल्यू b है। ठीक है, यही चीज मैंने 3 बार बनाया है और आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ शेडिंग भी किया गया है। तो अभी आने वाले समय में मैं इसको स्पष्ट कर दूंगा कि ये शेडिंग क्यों की गई है। अब x इक्वल टू a पर हमने ये वर्टिकल लाइन खींचा और x इक्वल टू b पर हमने वर्टिकल लाइन खींचा, तीनों खींचा हुआ है। ठीक, अब यहां पर देखिए एक ट्रेपेजियम बन गया, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बन गया जिसको हिंदी में बोलते हैं समलंब। तो ये एक समलंब बन गया। हमारी इच्छा क्या है? हमारी इच्छा है कि इसके एरिया को निकालें। ठीक है, तो इसमें कौन बड़ी बात है सर? इसमें एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ए बी सी डी क्या है? 1/2। दोनों समानांतर पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस into sum of the lengths of the parallel sides है ना, जो समानांतर साइड्स हैं उनकी भुजाओं का योग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों भुजाओं के बीच में डिस्टेंस कितनी है? DC है और यह AD है और यह BC है। तो AD प्लस BC इंटू DC बाई 2 कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ यह A के बराबर है, A के बराबर है और यह क्या है? B के बराबर है। ठीक है, यहां से यहां तक a है और यहां से यहां तक b है। तो यहां से यहां तक क्या होगा? b माइनस ए हो जाएगा। तो भैया ये b माइनस ए रख दिया गया DC बराबर, और AD बराबर क्या है? a है और BC बराबर क्या है? b है। तो ये a प्लस b है। अब a प्लस b को हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो b प्लस ए और b माइनस ए क्या भला आएगा? 1/2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकल गया, वो हो गया वो ए, उसको सिंबल हमने क्या दिया? ए दिया और वो हो गया 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब इसी एरिया को 2 और तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, पहले तरीके से निकालने के लिए हम इन दोनों डायग्राम का प्रयोग करेंगे और जो दूसरा तरीका होगा उसके लिए हम इंटीग्रल कैलकुलस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इन दोनों डायग्राम की मदद से जो है इस एरिया को कैसे निकाला जा रहा है। हमने क्या किया कि इनके बीच में जो पैरेलल साइड्स के बीच में ये जो ट्रेपेजियम बन रहा है, समलंब बन रहा है, उनके बीच में हमने 3 बराबर पार्ट्स कर लिए। तो यहां से यहां तक b माइनस ए बटा 3, भाई यहां से यहां तक a है, x बराबर है और यहां से यहां तक b है। तो यहां से यहां तक क्या होगा? b माइनस ए हो जाएगा और उसके 3 टुकड़े कर दिए गए तो हर टुकड़ा b माइनस ए बाई 3, b माइनस ए बाई 3, b माइनस ए बाई 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर डंडी खड़ी कर दी गई, यहाँ डंडी खड़ी कर दी गई, यहाँ डंडी खड़ी कर दी गई और यहाँ डंडी खड़ी कर दी गई। यहाँ से लंब गिरा दिया गया, यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा दिया। तो ये क्या हो गया? आयत बन गया, रेक्टेंगल बन गया। ये भी रेक्टेंगल बन गया, ये भी रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो हम इन रेक्टेंगल्स के एरिया को निकालना है, इन रेक्टेंगल्स के एरिया को निकालेंगे। तो चलिए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई इसकी कितनी है? a के बराबर है और चौड़ाई कितना है? b माइनस ए बटा 3 है। और इसका निकालिए, यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से x इक्वल टू a है और यह b माइनस ए बाई 3 है। तो यहां से यहां तक a प्लस बी माइनस ए बाई 3 हो जाएगा। तो ये हाइट जो होगा a प्लस बी माइनस ए बाई 3 हो जाएगा और यह b माइनस ए बाई 3 है। तो यह पूरा एरिया कितना होगा? लेंथ आपका हो गया a प्लस बी माइनस ए बाई 3 हो गया और ब्रेथ कितना हो गया? b माइनस ए बाई 3 हो गया। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया आपका आ जाएगा ब्रेथ b माइनस ए बाई 3 इंटू a प्लस बी माइनस ए बाई 3। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लिया।
इसका एरिया निकाल लिया। उसी तरह से यहाँ b माइनस ए बाई थ्री, b माइनस ए बाई थ्री, और यह a है, तो यहां से यहां तक दूरी कितनी होगी, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाई थ्री, और जहां x की वैल्यू जो है वही y की वैल्यू हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाई थ्री हो जाएगा। तो लंबाई पता चल गया और चौड़ाई है b माइनस ए बाई थ्री है। ठीक है, तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला और जोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पर देखिए एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द सेकंड फिगर इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई थ्री इंटू ए। यहां पर a है और यह b माइनस ए बाई थ्री है, तो इसका एरिया निकल गया। यह b माइनस ए बाई थ्री और यह कितना, a प्लस बी माइनस ए बाई थ्री है, तो b माइनस ए बाई थ्री ये ब्रेथ ले लिया, चौड़ाई ले लिया, और लंबाई कितना हो गया, a प्लस बी माइनस ए बाई थ्री के बराबर हो गया। ठीक है, फिर यहां पर चौड़ाई कितना, b माइनस ए बाई थ्री हो गया, चौड़ाई इंटू लंबाई किया जा रहा है। ठीक है ना, सुविधा के लिए। तो b माइनस ए बाई थ्री हुआ और यह लंबाई कितना हो जाएगा, a प्लस टू इंटू बी माइनस ए बाई थ्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में देखिए b माइनस ए बाई थ्री, b माइनस ए बाई थ्री और b माइनस ए बाई थ्री कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ a बचेगा, यहाँ a बचेगा और a बचेगा, तो जुड़ करके 3a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 3a बच गया, यहाँ पर ये गया तो ये तो इसमें समाहित हो गया, तो ये b माइनस ए बाई थ्री बचा, और यहाँ पर 2 इंटू बी माइनस ए बाई थ्री बचा। इन दोनों में b माइनस ए बाई थ्री कॉमन है, तुमने ले लिया b माइनस ए बाई थ्री ब्रैकेट में 1 प्लस 2। ठीक है, ओके। तो मेरा ये कहना है, इस योग को हमने क्या नाम दिया, A1। तो क्या A1 वह एरिया है जिसको हम निकालना चाह रहे थे? बिल्कुल नहीं सर। आप जब इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इस समलंब यानी ट्रेपेजियम का एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रायंगल जो अनशेडेड पोर्शन है उनका एरिया क्या हो गया, घट गया, नहीं आ रहा है, वो कहीं से नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि यहां पर जो है, यहां 3 हिस्से किए गए थे, यहां पर 6 हिस्से कर दिए गए, 6 हिस्से कर दिए गए। तो यहां कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल हैं। तो इन छूटे हुए ट्रायंगल्स के एरिया का योग निकाल लीजिए, और यहां पर छूटे हुए ट्रायंगल के एरिया का योग निकाल लीजिए। आप पाएंगे, अगर न्यूमेरिकली अगर आप करें तो आप पाएंगे कि ये जो छूटे हुए ट्रायंगल के एरियाज हैं, मान लीजिए 10 यूनिट है, तो यहां पर हो जाएगा 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा, या उससे भी कम हो जाएगा। ये निर्भर करता है कि कैसा ग्राफ है। ठीक है, तो यानी छूटा हुआ हिस्सा अगर 6 हिस्सों में बांट दिया और सभी ये रेक्टेंगल्स के एरिया का योग करेंगे, तो जो समलंब का क्षेत्रफल तो नहीं मिलेगा, लेकिन इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो होगा वो समलंब के क्षेत्रफल की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये छूटा हुआ एरिया क्या हो गया, कम होने लगा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे 3 हिस्से में किया गया था तो आया था b माइनस ए बाई थ्री, 3a, b माइनस ए बाई थ्री, 1 प्लस 2। तो उसी तरह 6 हिस्से में किया तो क्या आया, 6 हिस्से में किया तो b माइनस ए बाई सिक्स, 3 पार्ट में 3 आया था, 6 पार्ट में 6 आ जाएगा, और a 6 बार जो आएगा तो 6 है, b माइनस ए बाई थ्री, और यहाँ 3 पार्ट में था तो 1 प्लस 2 था, यहाँ पर 6 पार्ट में तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, एक कम 6 के बजाय 5 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हिस्सों में जब हमने कर दिया तो क्षेत्रफल सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का, जो रेक्टेंगल के एरिया का सम कितना आया, A2 इक्वल बी माइनस ए बाई सिक्स, और यहाँ पर इस तरीके से आया। ठीक है, अगर यहाँ आइडिया ये लगाया जा रहा है, अच्छा एक बात बताइए, A2 जो है A1 से क्या है, बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। ठीक है, और A2 जो है इस क्षेत्रफल से, जो क्षेत्रफल मैंने पहले निकाला है वो उससे बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। क्यों, क्योंकि इसमें ये देखिए ये जो ट्रायंगल छूट जा रहे हैं उन ट्रायंगल को अकाउंट नहीं किया जा रहा है इस योग में। ठीक है, वो तो ये छूटा हुआ, अगर इन ट्रायंगल्स का जोड़ दिया जाए तब जाकर के इन ट्रायंगल्स का और इन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम जो होगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा। ठीक है, तो यह सम भी उस एरिया को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है जिस एरिया को हम निकालना चाहते हैं। हम किसके एरिया को निकालना चाहते हैं, हम इस ट्रेपेजियम ABCD के एरिया को निकालना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या किया, इसको n पार्ट्स में बांट दिया। n मतलब मान लीजिए 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, करोड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब 6 पार्ट में किए तो यहाँ 6 आया था, तो n पार्ट्स में करेंगे तो सभी रेक्टेंगल के एरिया का सम क्या होगा, b माइनस ए बाई n हो जाएगा।
6 ए आया था तो एन ए आ जाएगा, b माइनस ए बाई 3 था तो यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ 6 होना चाहिए था, 6 था तो यहाँ पर n हो जाएगा, और यहाँ 1 2 यहाँ देखिए 6 पार्ट में था तो यहाँ 5 आया था तो n पार्ट्स में होगा तो n माइनस 1 आएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, आप देखिए समानांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये चीज आ जाएगा। यहाँ से क्या हुआ भाई, n जो है अंदर ले जा रहे हैं तो n और n कट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे n कट जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप करें तो आपको मिल क्या है, b माइनस ए इंटू ए प्लस b माइनस ए बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई n के बराबर आया। तो यह क्या है, n पार्ट्स में अगर बांट दिया तो n रेक्टेंगल्स का एरिया है, ठीक है। n ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है, जिन पार्ट्स में तोड़ा जा रहा है उनकी संख्या बढ़ रही है, तो इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया का जोड़ जो है वह समलंब यानी ट्रेपेजियम के एरिया के करीब पहुंच रहा है, ठीक है, ओके, करीब पहुंच रहा है। तो यहां पर जो है हमने आइडिया ये लगाया है कि अगर पार्ट्स की संख्या अगर इनफाइनाइट कर दे, पार्ट्स की संख्या इनफाइनाइट कर दे तब क्या होगा, तो हमने क्या कर दिया, लिमिट ले लिया ए एन, क्योंकि एक्चुअली इनफाइनाइट तो मिलेगा नहीं, तो एन टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट हमने किया, लिमिट ए एन क्या है, एन रेक्टेंगल्स में जब बांटा तो उन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है, ठीक है। तो ए एन जो है एन रेक्टेंगल्स का एरिया का सम है, तो एन अब इन्फिनिटी की तरफ ले जा रहा है, तो जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ए एन किधर की तरफ जाएगा, वो ट्रेपेजियम के एरिया के बराबर होने की कोशिश करेगा। तो देखिए एन टेंडिंग कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ए एन की वैल्यू हमने रख दिया, तो अगर एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो उसे बी का कुछ लेना देना नहीं है, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, इनटू का मतलब कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट या 1 कांस्टेंट है, लेकिन 1 बाई एन पर असर पड़ेगा। बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/3? 1/2 बड़ा है सर, 1/3 क्यों कम है? 1/3 इसलिए कम है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर ज्यादा है, ठीक है, एक के 3 पार्ट हैं और 1/2 में एक के 2 पार्ट हैं। तो अगर n की संख्या अगर बढ़ती जाए और इन्फिनिटी की तरफ जाए तो 1/n किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो आप लिमिट ले ही लो ना, जैसे ही n इन्फिनिटी होगा 1/n क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इस वाले पार्ट को 0 कर दीजिए, तो यह 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 है तो मतलब कुछ असर नहीं पड़ेगा, इतना बचा रह जाएगा, b माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस ए बाई 2 के बराबर बचा रह जाएगा, और हल करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। क्या, और ये क्या है, ये हम लोगों ने पहले ही देख रखा है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और हम लोगों ने देखे निकाल लिया। तो इसको कैसे निकाला, लिमिट ऑफ सम, एन क्या है, सम है, ठीक है, लिमिट ऑफ सम, ठीक है, लिमिट ऑफ सम ऑफ द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स, स्मॉलर रेक्टेंगल्स फॉर्म बिलो द ग्राफ, ठीक है। अब हम एक इंटीग्रल निकालना है, ए डैश इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल y dx बिटवीन लिमिट्स a एंड b। डेफिनेट इंटीग्रेशन है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो y dx, अब y बराबर क्या है इस ग्राफ के लिए, y बराबर क्या है, x है, x dx, ठीक है, इंटीग्रेट कर दिया a to b, तो ये क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 के बराबर होगा, a to b हो जाएगा, तो a डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिए जो ये इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन इस ग्राफ के लिए आपने किया, ग्राफ के लिए कैसे कर रहे हैं सर, ये कुछ भी हो सकता नहीं, y बराबर x रखे हैं तो इसी ग्राफ के लिए है, इसलिए इसी ग्राफ के लिए हमने बिटवीन a एंड x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b के लिए किया। तो a डैश जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 के बराबर आ रहा है, और ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम है। तो अगर इस बात और इस बात को अगर आपस में मिक्सअप किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस 2 और 3, ए डैश क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b है, और a क्या है, a जो है वह एरिया आ रहा है, कैसे, लिमिट ऑफ सम
के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो लिमिट ऑफ सम के रूप में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डैश डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ए डैश क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम एज एन टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी है। ए एन क्या है, सम है, एन रेक्टेंगल्स के एरिया का सम है। ठीक है, अब आप कह सकते हैं सर ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, जिसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है ना, ए इज इक्वल टू 1/2 बी माइनस ये जो है डीसी इंटू एडी प्लस बीसी है, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, उसके लिए इतना पछा क्यों कर रहे हैं, कट से निकालिए और छोड़िए। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्राफ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा है, ये इधर x है इधर y है और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमने ग्राफ खींचा। आप जानते हैं पैराबोला होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचा और कहा जाएगा भैया बताइए x इज इक्वल टू 2 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 के बीच का एरिया बताइए। x इज इक्वल टू 2 से लेकर के x इज इक्वल टू 4 यूनिट के बराबर इस लाइन इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया बताइए। ठीक है, तब तो वो फार्मूला वाला मेथड काम नहीं करेगा क्योंकि ये टेढ़ा हो गया है, ऐसा कोई डेफिनेट फार्मूला हमारे पास है नहीं, लेकिन यह जो मेथड डेवलप किया गया है वो यहां पर भी काम करेगा। क्या, मान लीजिए कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा कर दिया जाए, छोटा सा, वेरी 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 स्मॉल, और इस छोटे टुकड़े को स्ट्रिप को हम बोलेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है dx और इसकी ऊंचाई भला कितनी है, y के बराबर है। कितना है, y के बराबर, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा y इंटू dx, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और आइडिया क्या है कि इसके नीचे जो है, इसके नीचे ऐसे ही हजारों करोड़ों स्ट्रिप्स बना देंगे, हजारों करोड़ों स्ट्रिप्स बना देगा और उन सबको जोड़ देंगे और जोड़ करके लिमिट ले लेंगे एन टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको, एरिया को प्राप्त करने के लिए इंटीग्रेशन बिटवीन x इक्वल टू 2 टू x इक्वल टू 4 और y है क्या, y इज 2 to 4, y है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx है। ठीक है, ओके, तो यहां पर x टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, लोअर लिमिट इज 2, अपर लिमिट इज 4, यहां पर x इक्वल 4 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 64 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 और 64 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 56, दिस इज 56 बाय 3 यूनिट्स एरिया हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्राप्त किया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन a टू b y dx क्या है, इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट ऑफ सम, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सम। सर फिजिक्स में कहां उपयोग करेंगे, हाँ बहुत आसान है। अगर मान लीजिए कि कोई कण अगर जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मान लीजिए कि x इक्वल टू 2 पॉइंट से x इक्वल टू 4 मीटर तक गया। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है, इस पर फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, फोर्स लगाया जा रहा है, तो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स जो है वो एक्स डिपेंडेंट फोर्स। अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये 10 न्यूटन है और आपसे मैं कहूं कि ये बताइए कितना कार्य हुआ, वर्क कितना हुआ, तो सर इसमें कौन वाली बात है, फोर्स जी दोनों सेम डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, फोर्स भी इधर की तरफ है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, फोर्स इज इक्वल 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो यहां से यहां तक 2 हो जाएगा, बराबर 20 जूल हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पर लगने वाला जो फोर्स है वह क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, आई मीन एक्स इज इक्वल टू 2 से लेकर के एक्स इज इक्वल टू 4 है, वही काम करना है, लेकिन जो फोर्स है वो एक्स डिपेंडेंट हो गया, पोजीशन डिपेंडेंट हो गया। मान लीजिए एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब, एक्स इक्वल 2 पर कितना 8 न्यूटन, एक्स इक्वल 4 पर 64 न्यूटन लग रहा है, एक्स इक्वल 3 पर क्या लगेगा 20
27 न्यूटन के बराबर लगेगा। तो यह जो है x के बदलने पर लगने वाला बल अगर बदल रहा है तब क्या करेंगे, तब कैसे वर्क निकालेंगे। तो वर्क निकालने का तरीका अब ये है कि हमने इस पूरे रास्ते को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देंगे। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देंगे और इस टुकड़े को हम बोलेंगे dx। dx मतलब वेरी 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 स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इतना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कि स्मॉल भी शर्मा जाए कि अरे इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये इतना छोटा लेने के पीछे कारण है। कारण ये है कि यहाँ का तापमान अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ का भी क्या होगा 20 होगा, यहाँ का भी क्या होगा 20 होगा, लेकिन शिमला का कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगल बगल के पॉइंट्स पर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं महसूस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा गैप कर देंगे तो वेरिएशन महसूस होगा। तो यहाँ पर जब आपने dx लिया है तो फोर्स भले ही x पर डिपेंडेंट हो, लेकिन इतना कम गैप पर यहाँ पर जो फोर्स है वही फोर्स इसके बीच के हर पॉइंट पर माना जा सकता है। तो इस गैप में हम फोर्स को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो उस कांस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, फॉर दिस मच ऑफ डिस्प्लेसमेंट F इंटू dx होगा। ठीक है, और ऐसा ही हर पार्ट के लिए कर दिया जाए और हर पार्ट के लिए कर करके जोड़ दिया जाए। तो जोड़ने का तरीका क्या होगा, लिमिट ऑफ सम होगा एंड टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 to x इज इक्वल टू 4। तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 to 4 x क्यूब dx। और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x to the power 4 डिवाइडेड बाई 4। हाँ, लिमिट x इज इक्वल टू 2 to 4। अब इसको रख करके हल कर लीजिए। 4 रखेंगे तो यहाँ पर 256 हो जाएगा। आई एम सॉरी, वर्क डन इज इक्वल यहाँ पर 1/4 बाहर ले लिया जाए तो यह 4 to the power 4 हो जाएगा माइनस 2 to the power 4 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल 1/4 into है 256 माइनस 2 का पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। 240 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो 10 4 6 24 60 जूल के बराबर वर्क होगा। अगर ऐसा सिस्टम में सारा काम कर रहे तो 60 जूल के बराबर होगा। सो इंटीग्रल कैलकुलस हेल्प्स अस अ लॉट है, बहुत मजेदार चीज है। और इससे रिलेटेड और कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ये मैंने समझाया आपको, केवल एक ही चीज समझाया कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ए लिमिट ऑफ सम, और इसकी मदद से फिजिक्स में कमाल की चीजें की जा सकती। ठीक है, थैंक यू।